वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16वां पढ़ रहे, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। पानी की कहानी इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है। जैसे कि हम सबको पता है कि पानी चक्र किस प्रकार से होता है, जल चक्र किस प्रकार से होता है, कि समुद्र का जो पानी होता है वहां पर सूरज की किरण पड़ती है। इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, लगातार उस सूरज की रोशनी की वजह से वह गर्म हो जाती है और उसका फिर बाष्पीकरण होकर भाप बनकर वह आकाश में जाती है। और फिर वायुमंडल में भी कई समय बिताने के बाद, कुछ दिनों के बाद वह क्या हो जाती है, बरसात के रूप में फिर से धरती पर आ जाती है। तो यह सब हमने विज्ञान में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है। तो इसी बात की ओर लेखक इंगित करते हुए पानी की कहानी हमें बताना चाह रहे कि किस प्रकार से पानी की निर्मित हुई, और यह आत्मकथनात्मक रूप में लेखक बता रहे हैं। तो पानी ने अब तक हमें कौन सी कहानी बताई कि किस प्रकार से वह वायुमंडल में थी, फिर बाष्पीकरण होने के बाद उसका रूपांतर शुरुआत में बर्फ के ठोस रूप में था, फिर तरल हो गई और फिर धीरे धीरे वह समुद्र में जाकर, सागर में जाकर मिल गई। और फिर वहां पर जाने के बाद सागर में गहराइयों में जब गई तो वहां पर भी उसको बहुत सारे पृथ्वी के ऐसे स्थान मिले, चट्टान मिले, और वहां पर कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जहां पर सब पानी चट्टानी था। फिर वहां पर एक विशिष्ट प्रकार के ज्वालामुखी के रूप में हम उसे जानते हैं कि किस प्रकार से वह बाहर आती है। इसका वर्णन फिर लेखक को वह विस्तार से करे, जिसको हम पढ़ेंगे पाठ के अगले परिच्छेदों में। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। गर्भ अर्थात अंदर का भाग, पृथ्वी के पेट के अंदर का भाग। अब देखिए, वो ऐसे स्थान पर गए, पृथ्वी के एकदम अंदर के स्थान पर चले गए और वहां पर जाकर वह उस हिल रहे थे। एक बड़ा शोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली हुई अन्य धातुएं तथा आग की लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और उसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। अब कौन से पानी के प्रकार का जो है कि किस प्रकार से वह वर्णन कर रही है, किसका, ज्वालामुखी के उद्रेक। जब पृथ्वी के अंदर जब तपन ज्यादा बढ़ जाती है, उससे क्या होता है, लावा रस तप जाता है और फिर विस्फोट होकर वह धरती से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसका वर्णन यहाँ पर पानी ने किया हुआ है कि किस प्रकार से अंदर शोर मचने लगा, किसके बीच में, चट्टानों के बीच में, रेत के बीच में और पानी के बीच में, और उसमें क्या थी, तपन, गर्माहट। और इस प्रकार जब एक दूसरे में वो शोर मचाने लगे तो तेजी से सब बाहर फेंक दिए गए। और पृथ्वी से जब वो तेजी से बाहर आए तो किसकी ओर उड़ने लगे, आकाश की ओर उड़ने लगे। और इस सारी दुर्घटना से, शुरुआत में तो वो नया नया दुर्घटना थी ना, इसलिए वह चौंक गई अर्थात आश्चर्यचकित हो गई। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई। और जब वह पृथ्वी से निकलकर जब आकाश की तरफ उड़ गई तो जब उसने नीचे देखा तो उसे क्या दिखाई दिया कि यह धरती फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिघली हुई धातु और लपटें, कैसी आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही थी। और वो कहती कि यह जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था, शानदार था, और उसे देखने की मैं बार बार कोशिश कर रही थी, मेरी इच्छा जागृत हो रही थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। अब देखो, लेखक ने जैसे ही यह सारी बातें जल के द्वारा सुनी तो वह क्या समझ गया, पानी, जल किसके बारे में वर्णन कर रहा है कि ज्वालामुखी, कि किस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्रेक होता है। हाँ, तुम लोग उसे क्या कहते हो, ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप
का बड़ा दल मिला। अब देखो जैसे वह ज्वालामुखी के उद्रेक से बाहर आई तो वह फिर से क्या बन गई, भाप बन गई। और वो अकेली भाप थी नहीं, भाप का बहुत बड़ा ग्रुप समूह था। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। तो इस प्रकार सारे जो बूंद थे अब किसमें परिवर्तित हो गए थे, भाप के रूप में, अर्थात बाष्प के रूप में। और जैसे ही वह भाप बन गई तो वह सारे आपस में मिलते हुए मिलजुल कर आगे बढ़ रही थी। पुरानी सहेलियां आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। अब देखिए तो इस प्रकार उनकी जो पुरानी सहेली थी आंधी तूफान, जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वहां पर देखो बहुत तेज हवाएं होती है, तो वह पानी की सहेली जब वह बाप बन जाती है। अब देखो जब वो बाप बन जाती है तो वही आंधी तूफान उसे एक स्थान पर स्थिर रहने देती है नहीं, वो यहाँ वहाँ वायुमंडल में घूमते रहते हैं। किसके सहारे, उनकी पुरानी सहेलियां आंधी तूफान के सहारे। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे, स्वच्छंद मुक्त होकर। अब देखिए इन शब्दार्थों को आपको याद रखना है। फिर किलोले, किलोले करना, जोर जोर से चिल्लाना, शोर मचाना। आप भी करते हो ना, जब सारे मित्र कहीं घूमने जाते हैं, सैर पर जाते हैं, पिकनिक जाते हैं तो कितनी मस्ती करते हैं। तो उसी प्रकार वह पानी के बूंद जब वाष्प रूप में जब वायुमंडल में घूमने लगे और उनके पुराने सहेलियां हवा आंधी तूफान मिले तो वह सारे आकाश में मुक्त होकर संचार करने लगे। और कैसे, किलोले लेते हुए, अर्थात जोर जोर से शोर मचाते हुए। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए। अब देखिए वो जो भाप थे उसका रूपांतर अब वो जैसे जैसे भाप कब होते हैं, जब वो गर्म होते, लेकिन धीरे धीरे जब वो ठंड हो जाते हैं तो वह थोड़े वजन में भारी बन जाते हैं। और फिर भारी होने के कारण क्या हो जाते हैं, वो वायुमंडल में घूमेंगे नहीं, तो वह जैसे ही उनका वजन बढ़ जाता है, वह बूंद भारी हो जाते हैं तो वह धरती के नीचे खींचने लगते हैं। नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। तो देखो किस प्रकार से पानी का चक्र, फिर से वो जमीन पर किससे आई, फिर वायुमंडल में कैसे पहुंची, वही चक्र पुनः पुनः पानी अपने बारे में बता रहे हैं। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक और बह चली। अब देखिए अब जब भाप बनकर फिर ठंडे पानी के रूप में बूंद में धरती पर गिरने लगी तो वह कहाँ पर गिरी, पहाड़ पर अर्थात पर्वत पर। और अपने अन्य साथियों के साथ बर्फ का जो रंग रहता है, रूप रहता है, उसमें वह मिल चुकी थी। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता है। देखो पहाड़ों से हमने देखा है ना, झरना या ऊपर से बहते हुए नदियां जो होती है कैसे लगती है, मस्ती करते हुए उत्साह के साथ उछलते कूदते हुए दिखाई देते ना हमें। तो देखो पहाड़ों के पत्थर से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर वो कूदते हुए, किलकारी देते हुए, आवाज निकालते हुए, शोर मचाते हुए, आनंद से वह जीवन बिताते हुए आगे बढ़ती रहती है। और वह बोलते हैं कि हमारे जीवन बहुत सुखद होता है। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। अब देखिए जब पर्वतों से ऊपर शिखर, चोटियां, शिखर का अर्थ क्या होता है, चोटी, तो पर्वत के ऊपर की जो चोटियों से जब वो नीचे पर चट्टान या पत्थर पर गिरती है तो उनका प्रभाव इतना तेजी से गिरते हैं तो इसे क्या हो जाता है, वो ऊपर से गिरने के कारण नीचे जो छोटे छोटे पत्थर या चट्टान रहते हैं वह क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। खंड खंड होना, टुकड़ों में बट जाना। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही नहीं बनाते हैं। अब देखो हम देखते हैं कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं लेकिन कुछ कालांतर में हम देखते हैं कि वो पत्थर थोड़े कम हुए दिखाई देते हैं हमें। क्यों? क्योंकि लगातार पानी गिरते रहते हैं, उसके घर्षण होता रहता है और उसे उन पत्थरों को हम धीरे धीरे वह लगातार चट्टान पर गिरने से उनके प्रभाव से उनकी जो आकार होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं
कर सकते हैं। अब देखिए वो कहते हैं कि पानी कैसे हैं, वो वजन में हल्के होते हैं ना, उसकी घनता कैसे होती है, कम होती है, हल्की होती है। लेकिन जब वो एक साथ मौज मनाते हुए कठोर से कठोर वस्तु पर पड़ती है तो उसके प्रहार को वह कठोर वस्तु भी सहन नहीं कर पाती, अर्थात वो इतनी शक्तिशाली उस समय हो जाती है। अपने विजय से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। अब देखिए वो किस प्रकार से अपने ही एक ही पानी का जीवन, अपने अलग अलग अनुभव को व्यक्त कर रही है कि जब अब वह पहाड़ों से चट्टानों पर गिरते हुए आनंद से किलकारी मारते हुए जीवन बिताते हुए बह रही थी, तो अब उसका जीवन कैसे था, उन्मत्त से भरा हुआ, मस्ती से भरा हुआ था। अब आगे चलकर वो फिर धीरे धीरे इधर उधर बिखरने लगी। अब उसने अब तक पहाड़ियों की चोटी पर गिरी, फिर समुद्र में जाकर उसने अपना जीवन बिताया था, समुद्र के गहराइयों में भी जीवन बिताया, यहाँ तक कि धरती के हृदय में भी उसने अपना जीवन बिताया था। अब उसकी क्या इच्छा रह गई थी कि समतल भूमि को देखने की इच्छा थी। अब समतल भूमि अर्थात सपाट भूमि, जहां पर देखो हम नदी की जो धारा होती है एक संत बहती है ना, उसे कहा जाता है समतल भूमि। इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई, अर्थात नदी की एक छोटी सी धारा में वह मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। अब जब सरिता का अर्थ होता है नदी, छोटी नदी, तो इस प्रकार जब वो छोटी धारा के रूप में नदी में बहने लगी तो उसका जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक था। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते में एक दिन नगर के पास पहुंचे तो देखो वहां नदी में बहते हुए किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते, इसका वर्णन किया है कि अलग अलग भूमि पर, धरती पर वह बहती रहती है। वहां पर आने वाले जितने भी बीचों में पेड़ होते हैं उन पेड़ों को वह खोखला कर देती है और गिरा डालती है। फिर बहते बहते एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। अब एक इसका वर्णन है कि नदी के बीच में क्या बनाए जाते हैं आजकल हम लोग। यहाँ पर ऊंची मीनार का अर्थ क्या है कि कारखाने, और उसमें से क्या निकलते हैं, काली काली हवा अर्थात धूल। देखो किस प्रकार से यहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है कि सुंदरता सा पानी, स्वच्छता बह रही है। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं, पानियों में, नदियों में इस प्रकार के कारखाने बांधकर उसमें जो धुएं होते हैं या उसमें कारखानों के अंदर जो चीजें होते हैं वह पानी में डालकर उसे प्रदूषित करते हैं। आज तो हमारे समाज में देखा जाता है, हमारे देश की कितनी बड़ी समस्या है प्रदूषण। बहुत प्रकार के प्रदूषण होते हैं, उसमें जल प्रदूषण की आज ज्वलंत समस्या मानी जाती है कि पानी को मनुष्य ने मिलकर किस प्रकार से प्रदूषित किया है। तो अगर हमें पानी को बचाना है, जल को बचाना है, तो हमें इस प्रदूषण को रोकना चाहिए। मैं उत्सुक हूँ उसे देखने को, क्या बड़ी कि उसके हाथों दुर्भाग्य नौता दिया। अब देखो उसे लगा कि पानी के अंदर कोई तो कुछ एक नई चीज दिखाई दे रही है, इसलिए क्या है उसके मन में प्रश्न चिन्ह आया और उत्सुकता से वो देखने के लिए आगे बढ़ी। तो वो कहती कि मेरा दुर्भाग्य ने ही मुझे आमंत्रित किया था, न्योता देना, आमंत्रित करना। जो ही मैं उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। अब देखिए वहां पर जो मीनार बनी हुई थी वह क्या थे, कारखाना था, और उस कारखानों में क्या किया जाता था, पानी का शुद्धिकरण करके फिर शहरों में, गांवों में पानी को भेज दिया जाता है। जो आज हम देखते हैं पानी हमारे पास कहाँ से आता है, हम तो बोलते नल में से आता है, लेकिन वास्तव में पानी का प्रमुख स्रोत से उस पर क्रिया करके कारखानों के द्वारा अलग अलग पाइप के लाइनों में छोड़ दिए जाते हैं, और फिर हम जो आज दो रोज हमारे जीवन में हर रोज इस्तेमाल करते हैं उस नल से पानी आता है। तो अब देखिए वो पानी का कौन सा रूप का वर्णन कर रही है कि नल के अंदर जो पानी आता है उसका वर्णन। जो ही मैं उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी, लेकिन भाग्य मेरे साथ था।
बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां नल टूटा हुआ था। तो देखो इस प्रकार स्वच्छंद से नदियों में बहने वाली, पहाड़ों पर गिरने वाली, इस प्रकार आकाश में स्वच्छंद से विहार करने वाली उस पानी को मनुष्य ने क्या कर दिया, नल में बंद कर दिया। और वहां का जीवन उसको अच्छा नहीं लगता था, वो बाहर आने की चेष्टा करती रहती थी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद एक अवसर उसको आया कि जहां पर नल टूटा हुआ था। देखते ना हम बीचों बीच रास्ते में कैसे पाइपलाइन टूटी हुई होती है, और जैसे पाइपलाइन टूटी हुई होती है तो उसके आजू बाजू में इर्द गिर्द में पानी बहुत इकट्ठा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से वह कहती कि एक स्थान पर जहाँ नल टूटा हुआ था मैं वहां पर पहुंच गई। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और फिर मैं कहाँ समा गई, पृथ्वी में, अर्थात फिर से मैं धरती में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची और इस प्रकार फिर पृथ्वी से घूमते घूमते इस बेर के पेड़ ने मुझे अपने अंदर भोजन के रूप में खींच लिया। और देखो अब हमारी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बेर के पेड़ से। और अब कहानी के अंत में भी वह कहाँ पर बोल रही है कि किस प्रकार से उसका प्रवास हुआ, वायुमंडल, फिर सागर, बर्फ, फिर सागर, फिर धरती के अंदर, फिर ज्वालामुखी के रूप में, फिर वायुमंडल में, फिर बाप बनकर वायुमंडल में घूमना, फिर जल ठंडा होकर फिर बूंद के रूप में धरती पर आना, फिर चट्टानों से गिरते हुए आना, फिर नदी में गिरना, और उसके बाद नल में आना, और नल से फिर वह कहाँ गई, धरती में, और धरती से बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस अब देखो वह लेखक के साथ जब बात करना शुरू की थी तो रात का समय था और सूर्य का इंतजार कर रहे थे। तो इस प्रकार उसने अपने आप बीती कहते हुए सूरज निकल आया। हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। और इस प्रकार सूरज की किरण आने पर उस बूंद का क्या हो गया, बाप में रूपांतरित हो गई और वो लेखक के आंखों से ओझल हो गई, अर्थात वहां से नष्ट हो गई। तो इस प्रकार लेखक ने कहानी में पानी के जीवन का वर्णन किया है और अंत में वह किस प्रकार से फिर से आकाश वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं उसका वर्णन किया है। बच्चों, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको बहुत सारे कठिन शब्दों का अर्थ बताया। यहाँ पर जो कठिन शब्दों का अर्थ लिखे हुए हैं उसके उत्तर अब आपको खुद से लिखना है। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूँ। आप इसके उत्तर आपके नोटबुक में लिखिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उत्तर लिखने के बाद आप फिर से इसके उत्तर चेक कर सकते हो। लिख लें उत्तर। अब आंसर सही है या गलत चेक करते हैं। चलो देखते हैं शब्दार्थ के सही उत्तर क्या है। गर्भ, पेट का अंदर का भाग, स्वच्छंद, मुक्त, शिखर, चोटी, कलोल करना, उछल कूद करना, किलकारी मारना, प्रसन्नता की आवाज, आंखों से ओझल होना, अदृश्य होना। आंखों से ओझल होना यह एक मुहावरा है, आपको प्रश्नोत्तर में पूछा जाता है और अर्थ के साथ आपको वाक्य भी बनाने होते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने इस पाठ के द्वारा पानी के जल चक्र का वर्णन हमने पढ़ा। तो यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।